Bhubaneswar. Heartily welcome to all of the participants. First of all, I would like to thank NIM for providing me opportunity to interact with all of you. Today, my topic is introduction of 5S concept and its application, which is very useful for all trade, workshop, institute and industry also. तो दोस्तों आइए देखते हैं 5S का यूज कैसे हम करते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी वर्कशॉप में, और क्या इसके एप्लीकेशन है। हाँ, तो देखिए इंट्रोडक्शन टू 5S कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन में हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज 5S, 5S क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाई इट इज नीडेड, इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाउ टू गो अबाउट इट, और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 5S क्या है। 5S इज अ फिलॉसफी एंड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द वर्क स्पेस एंड वर्क फ्लो with the intent to improve efficiency and eliminating waste, improve flow and reducing process unreasonableness। आइए समझते हैं क्या है 5S। क्या 5S एक फिलॉसफी है जो कि जापान के द्वारा इसको सबसे पहले इसको इन्वेंट किया गया, जिसका ये मतलब है वर्क फ्लो को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें कि उसकी इफिशियंसी को हम इंप्रूव कर पाएं, और इसके लिए जो उसमें वेस्टेज है उसको, और जो उसमें इंप्रूविंग फ्लो में जो भी वेस्टेज आ रहे हैं उसको हम एलिमिनेट करें, और इससे हम किसी भी वर्क स्टेशन की, किसी भी हम बढ़ा सकते। जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं, जैसे आप या इंडस्ट्री में करते हैं, तो जब हम मशीन पर काम करते हैं तो हमारे पास एक टूल क्रिब होती है, टूल किट होती है, रैक होती, टूल रैक होती है, जहां पर हम अपने सारे टूल्स को, टूलिंग को, और जो डिवाइसेज हैं, जिग फिक्चर हैं, क्लैंप हैं, नट बोल्ट हैं, और स्ट्रिप्स वगैरह हैं, या और जो भी हमें काम करने में यूज होने वाली चीजें हैं, यूज होने वाली डिवाइसेज हैं, उनको हम उस टूल में रख देते हैं या टूल रैक में रखते हैं। तो अगर उनको हम प्रॉपर मैनर से नहीं रखेंगे, उसमें उसको सही तरीके से नहीं रखेंगे, उनको एक क्रम से नहीं रखेंगे, उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे, तो जब हमें किसी भी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, किसी भी फास्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी क्लैंप की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उसे ढूंढने में बहुत समय लगेगा, और कभी कभी आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं भी मिलता है। तो इससे जो अगर हम इसको सही तरीके से नहीं रखते हैं, सही तरीके से वर्क प्लेस को अपने अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है, और जो भी ऑपरेटर काम करता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो इसका इफेक्ट उसके काम के ऊपर पड़ता है, उसकी इफिशिएंसी के ऊपर पड़ता है। ठीक है ना। तो हम अगर सही तरीके से रखें, अब जो भी हमारे डिवाइसेज है, जो भी हमारे किसी भी ऑपरेशन में यूज होने वाली चीजें हैं, अगर उनको हम एक क्रम से रखें, उनको एक हम ऑर्डर से रखें, तो हमें उसको ढूंढने में आसानी रहेगी, वे चीजें हमें आसानी से मिल जाएंगी, हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो अनावश्यक चीजें हैं, अनावश्यक चीजों से कभी कभी हम काम करते हैं, तो कोई जो मान लीजिए कोई बोल्ट है, उस रस्टेड हो गया, उसमें जंग लग गया, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे हमें फेंक देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भी हम उसी टूल रैक में रख देते हैं। अब वो भी अनावश्यक रूप से रखा हुआ है, जबकि उसका कोई यूज नहीं है, वो बेकार हो चुका है, लेकिन हम उसको रखे हुए हैं। कोई टूल है हमारा, टूट गया है, लेकिन वो उसमें रखा हुआ है। कोई ऐसी चीजें हैं, कोई क्लैंप है जो कि अनयूज है, लेकिन वो रखा है। तो इन वजह से हमें उस टूल में जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के जो टूल हैं, उनको ढूंढने में हमें समय लगेगा, हम उससे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, उसमें हम अनावश्यक रूप से हमारा वेस्टेज जाएगा।
तो जो 5S कॉन्सेप्ट है उसमें होता है कि हम इन्हीं वेस्टेज को एलिमिनेट करते हैं, डिलीट करते हैं। इसको हम एक और ऐसे एक जनरल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे हर घर में बच्चे होते हैं, जब सुबह स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, जब सुबह पता लगा उनको स्कूल जाना है, उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको अपना बैग भी रेडी करना है, उनको नहा के आना है, अपने कपड़े भी पहनना है, तो बच्चे पता लगा सुबह सुबह क्या होता है, कहते मम्मी टाई नहीं मिल रही, मम्मी शर्ट नहीं मिल रही, मम्मी पैंट नहीं मिल रही। अरे मम्मी तो किचन में है, वो तो उनके लिए टिफिन तैयार कर रही है। अब बच्चे उधर परेशान, तो क्या होता है कि मम्मी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। कभी कभी तो वो बच्चे जाहिर मार भी खा जाते हैं। तो एक तरीके से ये अगर हम भाई टाई, बेल्ट, शूज और हमारा जो शर्ट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तो कल आपने कहाँ रखा था उसे, आपने प्रॉपर प्लेस पे क्यों नहीं रखा था? अगर आप उसे प्रॉपर जगह पे रखते, शर्ट रखने की जहां पे जगह है वहां पे आप शर्ट रखते, बैग रखने की जहां पे जगह है बैग रखते, आप पहले से ही आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने बैग को तैयार कर लेते, तो आपको ये चीजें ढूंढनी पड़ती आज, और आप आसानी से आप अपने आप तैयार हो जाते, किसी असिस्टेंट की जरूरत ना पड़ती और आप चले जाते स्कूल। और अगर आपने उसको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखा तो मार पड़ जाएगी निश्चित रूप से। तो यही जो सिस्टम है, हम इसको अगर वर्कशॉप में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे वर्कशॉप की, हमारी इंडस्ट्री की सुपरवाइजर हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ओवरऑल जो 5S है, इट इज फॉर इम्प्रूव वर्किंग इन्वायरमेंट। ये वर्किंग इन्वायरमेंट को, वर्किंग वातावरण को इम्प्रूव करने की एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जिसके तहत अगर हम अपने इंडस्ट्री को रखते हैं, अपने वर्कशॉप को रखते हैं, अपने शॉप को रखते हैं, तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं 5S एक्टिविटीज। व्हाट इज 5S? 5S के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? 5S एक्टिविटीज आर टू क्रिएट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट थ्रू रिडक्शन मुडा, मुरा एंड मुरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जापान के 3M वर्ड हैं, मुडा, मुरा, जिनको जापान ने यूज किया है, जिनके तहत हम जो भी हमारे वर्किंग में वेस्टेज आ रहे हैं, जो भी हमारे वर्क फ्लो में जो डिले हो रहा है, उसको हम दूर कर सकते हैं, और ये दूर करके हम अपने वर्कशॉप की, अपनी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने वर्कर की, अपने ऑपरेटर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इट हेल्प्स टू हैव अ बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वर्कप्लेस। अगर हम 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा वर्क प्लेस का मैनेजमेंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अभी ये जो नए वर्ड आए हैं 3M, जिनको हम मुदा, मुरा और मुरी के नाम से जानते हैं, आइए पहले हम इसको जरा समझते हैं कि ये है क्या। व्हाट इज मुडा? मुडा क्या है? मुडा क्या है? एक एक्टिविटीज व्हिच इज वेस्टफुल और डजंट ऐड वैल्यू। ये मुडा क्या है? एक वेस्ट है एक प्रकार का, ठीक है, एक वेस्टफुल एक्टिविटी है जो कि हमारे ना चाहने के बावजूद भी होती है और जो कि कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए वैल्यू ऐड करने की जो बात आई है वो क्या होती है। जब हम किसी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। एक होता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और एक होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वैल्यू एक्टिविटीज क्या होती हैं? वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज जिसका कस्टमर हमें पे करता है, जिसके कस्टमर हमें पैसा देता है, दैट कॉल्ड वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिनके लिए हमें कस्टमर पैसा नहीं देता है, जिनके लिए हमें कस्टमर पे नहीं करता है, तो वो नॉन एडेड एक्टिविटी, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं, जिनको हमें कम करना है, खत्म करना है, जहां तक हो सके उसको यूज करना है। तो किसी भी इंडस्ट्री में 90% या 95% जो एक्टिविटीज होती हैं वे नॉन वैल्यू एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं। जैसे इंस्पेक्शन है। मान लीजिए आप स्कूटर बनाने की आपकी कंपनी है और आप स्कूटर बना रहे हो या मोटरसाइकिल बना रहे हो, तो उसमें आपको अलग अलग स्पेयर पार्ट्स अलग अलग शॉप में बनते हैं, उनका आपको इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। तो जो इंस्पेक्शन आप अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हो वो कैसी एक्टिविटीज है?
वो नॉन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, उससे उसलिए कस्टमर हमें पे नहीं करता है, क्योंकि कस्टमर का तो ये है कि उसने आपको ऑर्डर दिया है स्कूटर या मोटरसाइकिल बनाने का, अब आप उसमें इंस्पेक्शन करते हो, अब आप उसको पार्ट्स को इधर उधर ले जाते हो, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें करना पड़ता है, ठीक है, वो नॉन एडेड वैल्यू एक्टिविटीज होती हैं, चाहे इंस्पेक्शन हो या स्टोर का जो स्टोर के लिए हम जो स्टोर हैं, है ना, टूल क्रिब रखते हैं जहां से हम टूल को लाते हैं, ले जाते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, तो या सिक्योरिटी वगैरह जो रखते हैं या और जो मेंटेनेंस की चीजें रखते हैं वर्कशॉप को मेंटेनेंस करने के लिए, इंडस्ट्री को मेंटेनेंस करने के लिए, तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं, वैल्यू एक्टिविटीज होती हैं जिनका हमें कस्टमर पे नहीं करता है लेकिन हमें उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो वेस्ट होता है, कुछ वैल्यू हमें ऐसी होती हैं जो कि नॉन एडेड वैल्यू एक्टिविटीज नहीं होती हैं, वो पूरी तरीके से वेस्ट होती हैं, उनको हमें एलिमिनेट करना होता है इस मुद्दा के अंतर्गत। जैसे वेस्टेज, आपके आगे हम और डिस्कस करेंगे वेस्टेज के ऊपर, क्योंकि वेस्टेज को रिड्यूस करना, वेस्टेज को एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि उन वेस्टेज को, जैसे कि मान लीजिए मोशन है, ओवर प्रोसेसिंग है, ओवर ट्रांसपोर्टेशन है, जो अनावश्यक ट्रांसपोर्टेशन है, अनावश्यक जो ओवर प्रोसेसिंग हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको हमें रिड्यूस करना है। तो इस तरीके से इन वेस्टेज को हम और आगे इन वेस्टेज के बारे में हम और आगे बात करेंगे, उसकी पूरी एक स्लाइड है, उसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो जो मुद्दा के अंतर्गत क्या करते हैं, हम उन वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, मुरा। मुरा क्या है, मुरा मतलब होता है इनबैलेंस या अनइवननेस। इनबैलेंस अंतर्गत क्या होता है कि हम असंतुलन, हमारा जो वर्क स्टेशन होते हैं और उन वर्क स्टेशन पर जो प्रॉपर काम होता है उसमें बैलेंस नहीं होता है, उसमें संतुलन नहीं होता है। पता लगा कि स्टेशन खत्म हो गया है, वो एक स्टेशन पर काम खत्म हो गया है और अगले स्टेशन पर जिसे काम होना था वो वेट कर रहा है उसका और वो आ नहीं पा रहा है वहां से, मतलब या किसी एक स्टेशन पर जो मतलब काम है वो ओवरलोडेड हो गया है और दूसरा स्टेशन खाली है, तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया, जो हमारा वर्क फ्लो है उसमें असंतुलन आ गया, तो उसे हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मुरी। मुरी क्या होता है, ओवरलोड, मतलब किसी भी एक स्टेशन के ऊपर, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर, किसी भी एक मशीन के ऊपर हम बहुत ज्यादा ओवरलोड दे देते हैं, हम बहुत ज्यादा बर्डन दे देते हैं, तो उसको हम मुरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुरी जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, अब उस ट्रक की जो कैपेसिटी है सामान लोड करने की, मान लीजिए 500 टन की है, आपने उसमें 800 टन माल लोड कर दिया, तो क्या होगा, उसका एक्सल टूट जाएगा, वो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं आपको रोड मिलेगी तो चलने में, ट्रैफिक में, तो पता लगा जरा सा उसने ट्रक वाले ने किनारे किया और वो पलट गया ट्रक। तो मतलब जब आप किसी भी चीज को ओवरलोड कर देंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको हमें अवॉइड करना है। इसी तरीके से हम अगर इंडस्ट्री के पर्पज में समझें इसको, तो जैसे हम किसी मशीन के ऊपर ओवरलोड कर देंगे, मशीन के ऊपर जरूरत से ज्यादा हम काम उससे लेने लगेंगे, तो उसमें कहीं फ्रिक्शन होगा जिसके कारण मशीन ब्रेकडाउन हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई ऑपरेटर है, कोई मतलब काम करने वाला बंदा है, उसके ऊपर हम अगर ओवरलोड दे देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, वो उसको उसके काम में कमी आ जाएगी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके काम में एरर आने लगेगी, तो इस तरीके से वो भी परेशान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मुदा, मुरा और मुरी, ये तो 3 एक्टिविटीज हैं, इनको हमें रिड्यूस करना है 5 इसके अंतर्गत, जिससे
कंपनी है ये जिसको हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसने 1980 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस 5S के कॉन्सेप्ट को पहली बार 1980 में इसको इम्प्लीमेंट किया था और उसके बाद ये तब से अभी तक वहां पे चल रही है। और सर्विस इंडस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट का जो इस कॉन्सेप्ट को 1990 से 1990 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आइए 5S में 5S ठीक है, इनके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी में हम सीरी के नाम से जानते हैं, सीरी, जिसका इंग्लिश में मतलब शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब क्या है कि जब हम अब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जो भी अनावश्यक चीजें होती हैं, जो भी अनावश्यक इन्वेंट्रीज होती हैं, जो भी अनावश्यक टूलिंग होती है, उसको हम एलिमिनेट करें, उसको हम डिलीट करें, ताकि हम अच्छे तरीके से हम काम कर सकें। हमारे ये जो वर्क स्पेस है तो हम S1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एस है जिसको हम S2 के नाम से जानते हैं, वो है सीटॉन। में सीटॉन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है शिट इन ऑर्डर। मतलब जो भी किसी ऑपरेशन में यूज होने वाली चीजें हैं, डिवाइसेज हैं, होने वाली एक्सेसरीज हैं, उनको एक ऑर्डर में रखें। ठीक है, इसके अलावा अपने
सर वैसे ही है सर। सर आप वॉइस नहीं आ रही है आपकी उसमें। नहीं सर वो आइकन ही नहीं आ रहा, वॉइस का कनेक्शन खत्म हो गया लग रहा है। देखती हूँ, हाँ अब आई है सर, एक सेकंड। हाँ, हेलो हेलो, आवाज आवाज आई? हाँ अब आ गई सर, आ गई। ठीक, थैंक यू। हाँ, तो ठीक है। देखिए देखिए, तीसरा जो हमारा S3 है, जिसको हम सीसो कहते हैं। सीसो का मतलब होता है शाइन, मतलब अपने हम वर्क स्पेस को क्लीन रखें, उसको शाइन रखें, चमकदार रखें, साफ सुथरा रखें, जिससे हमें काम करने में आसानी रहे। उसके बाद चौथा हमारा S4 है, सिकेत्सु। सिकेत्सु का मतलब है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि जो हम S1 से लेकर के S3 यानी शॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, इन जो 3S को जो हम यूज करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड निर्धारित करें, उसको हम एक स्टैंडर्ड में लेके आए। मतलब उसके लिए हम एक रूल बनाएं, एक नियम बनाएं, ताकि उसको हर समय, उसको हर आदमी, हर लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो चौथा है हमारा, पांचवा जो हमारा है S5, इसका मतलब होता है जापानीज टर्मिनोलॉजी में शित्सुके। शित्सुके का मतलब है सस्टेन करना। सस्टेन करना का मतलब होता है अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन मतलब वो जो चीजें हैं उसको हम ऐसा अनुशासन बनाएं कि वो चीजें, वो जो 5S 4S जो अभी तक हमने देखा है, वो हर इंडस्ट्री में, हर शॉप में, हर जगह पर उसका लगातार इम्प्लीमेंट हो। उसको हम ऑडिट करते रहें, उसको हम चेक करते रहें कि वो प्रॉपर यूज हो रही है नहीं हो रही। तो ये हमारे 5S हैं। हम थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ गया था, हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जल्दी से। शीरी, शिटॉन, सीसो, सुकेत्सु, शित्सुके। मतलब होता है शॉर्टिंग, सिटॉन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, शीशो का मतलब होता है शाइन, सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। आगे हम देखते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। 5S क्या मतलब है? वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट। जो भी हमारा वर्क प्लेस है उसको हम कैसे इंप्रूवमेंट करें, उसको इंप्रूवमेंट करने का जो सिस्टम है, इंप्रूवमेंट करने का जो तरीका है, इंप्रूवमेंट करने की जो मेथोलॉजी है, उसी को हम 5S के नाम से जानते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें इस 5S को अगर हम अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोडक्टिविटी, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अगर हम इन सभी 5S को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन की दर जो है बढ़ती है। सेफ्टी के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर काम करते हैं वो सेफ्टी के तहत काम करते हैं। उनके अंदर वो टूल्स को अच्छी तरीके, सुरक्षित तरीके से यूज करेंगे तो वो सेफ्टी की उसमें उनमें बात रहेगी और वो अच्छी तरीके से उसे कर पाएंगे। रिड्यूस वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है। जो भी प्रोसेसिंग में, जो भी किसी ऑपरेशन में वेस्ट आ रहा है उसको रिड्यूस करना है हर कीमत पर। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्कर कमिटमेंट। जब जो वर्कर काम करता है उसको जब अच्छी तरीके से सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसको प्रॉपर टूल्स मिलेंगे, उसको सेफ्टी के सारे चीजें मिलेंगी, सेफ्टी के सारे जो भी मेजर्स होते हैं वो उसको मिलेंगे और उसका वो यूज करेगा, तो उसके अंदर
एक कमिटमेंट आएगा, एक ऐसी भावना आएगी, एक ऐसी लगन आएगी जिसके तहत वो मन लगा करके इंस्टीट्यूट के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकता है। प्रोवाइड स्पेस, अगर हम 5S को हम यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे हमें जो स्पेस मिलता है, मतलब इससे जो हम चीजों को, जो अनयूज की चीजें हैं उनको जो हम एलिमिनेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो हमें उसके लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। कल्चरल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, और इस 5S का जब हम यूज करते हैं तो सभी इंडस्ट्री के सभी लोग, सभी एम्प्लॉय इसमें एक लिंक की तरीके से, एक चेन के रूप में जुड़े होते हैं, जिसमें एक इंडस्ट्री के अंदर एक कल्चरल चेंज की भावना आती है, एक लोगों के अंदर काम करने की जो टेंडेंसी है, काम करने की जो भावना है, वो बढ़ती है। हाँ, उसके बाद देखते हैं आगे आगे हम टाइप ऑफ वेस्ट। वेस्ट क्या है, जो कि देखिए ये जो वेस्ट है, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उसके इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको हम पूरी तरीके से तो आप समझिए कि उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है, उस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट होता है, निश्चित रूप से वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा। तो उसमें आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वेस्टेज होते हैं जिनको हमें रिड्यूस करना है। प्रोडक्शन, वो सबसे पहला है इसमें ओवर प्रोडक्शन। देखिए, मान लीजिए आप मोबाइल बना रहे हो और उस मोबाइल की मार्केट में डिमांड पता लगा कि 1000 पीस की है, आपने 5000 बना के रख दिए, तो ये आपका ओवर प्रोडक्शन हो गया। और ओवर प्रोडक्शन में आपका जो 4000 एक्स्ट्रा आपने बना के रख दिए, तो अब उसमें जो भी आपकी कास्ट आई वो आपका ब्लॉक हो गया पैसा, और वो मार्केट में जा भी नहीं रहा है, वो बिक भी नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ओवर प्रोडक्शन करते हो तो ये वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसको हमें नहीं करना है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आप जितनी डिमांड है मार्केट में उससे अधिक अगर आप उसका प्रोडक्शन करते हो तो वो ओवर प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा, जिसको हमें नहीं करना है। उसके बाद देखिए वेटिंग। वेटिंग में क्या होता है, देखिए जब हम, आपको मालूम है, जब हम किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, कार बनाते हैं या कोई मशीन बनाते हैं या कोई बाइक बनाते हैं, तो उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में बनते हैं। और उन अलग अलग सेक्शन में जब बनते हैं तो पता लगा क्या होता है कि एक सेक्शन से वो कंपोनेंट, वो स्पेयर पार्ट बनता है और वो बन करके फिर दूसरे सेक्शन में जाता है, तब वहां पर उसका दूसरा प्रोसेस होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए वो एक सेक्शन में, जहां से प्राइमरी सेक्शन से जहां से वो प्रोडक्ट चला था, वहां से अगर वो सही तरीके उसमें टाइम, उसके वर्किंग में लेट हो गया, तो अगला जहां स्टेप है, अगला जो वर्क स्टेशन है, अगला जो शॉप है, वहां पर उसे वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा तो अनावश्यक उसके ऑपरेटर बैठा है, मशीन आइडल है, तो वो वेट, ये जो कंडीशन है, ये जो हमारी स्थिति है, ये वेट की कैटेगरी में आती है। इसको हमें रिड्यूस करना है। अगर आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा नहीं और आपकी एफिशिएंसी उससे प्रभावित होगी। अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट, अनावश्यक रूप से होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो वर्कशॉप है, वहां से आप वहां पे जॉब बनाते हो, वहां पे आप प्रोडक्ट बनाते हो और उसके बाद आपको इंस्पेक्शन करना है। अब इंस्पेक्शन करना, पता लगा हमारी शॉप यहाँ पर है और इंस्पेक्शन जो सेक्शन है वो काफी दूर है, तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट होंगे लाने के लिए, ले जाने के लिए अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो कि ये अनयूज है, जो कि ये वेस्टेज की कैटेगरी में आता है। इसको हमें एलिमिनेट करना है। आजकल की मेंटेलिटी क्या है इंडस्ट्री में कि छोटे छोटे इंस्पेक्शन हर शॉप में, मान लीजिए मशीन शॉप है तो मशीन शॉप का जो इंस्पेक्शन है वो मशीन शॉप के पास में होता है। जो टूल रूम है तो टूल रूम का जो इंस्पेक्शन होता है वो टूल रूम सेक्शन के पास में होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बचता है, उससे हम उसको हम उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरी चीजों में। ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट को भी, जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट है ये भी एक प्रकार का वेस्टेज है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। उसके बाद देखिए ओवर प्रोसेसिंग या इनकरेक्ट प्रोसेसिंग। इनकरेक्ट प्रोसेसिंग या ओवर प्रोसेसिंग क्या है, अगर आप
सही तरीके से प्रोसेस नहीं करते हो। मान लीजिए कोई मशीन आपकी चल रही है, एक सर्टेन स्पीड के ऊपर चल रही है, आपने क्या किया, उसकी स्पीड को कम कर दिया। स्पीड को कम कर दिया तो आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी होता है, देखिए जैसे जो हमने बात की थी कि उसके अंतर्गत अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर आपने ओवरलोड दे दिया, तो ओवरलोड भी दिया, ठीक है, अब वो तो ऑपरेटर है, छोटा एम्प्लॉय है, कुछ कह नहीं पाता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो फिर अपना इसी तरह कलाकारी करता है। मान लीजिए वर्क प्रोसेस में हो रहा है और उसने क्या किया कि जो भी सिस्टम है उसकी स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया, काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जो स्पीड हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उससे हमारा जो इनकरेक्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी है। तो उससे हमें इन चीजों को एलिमिनेट करना है। इसके लिए जरूरी है कि जो पीछे बताई गई चीजें हैं उसको हम एलिमिनेट करें, जो भी हमारे ऑपरेटर हैं, जो भी हमारे वर्कर हैं वो संतुष्ट रहें, तो ये सब चीजें नहीं आएंगे। एक्सेस इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री में क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है। हम इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं वो आपने एक्सेस मंगा के रख लिया, जितनी आपको नीड नहीं उससे ज्यादा मंगा के रख लिया आपने, तो वो अनावश्यक है, वो एक्सेस इन्वेंट्री के अंतर्गत आएगा। आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके आप मार्केट में जा नहीं पा रहा है, जितनी जरूरत थी आपने उतना उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, तो वो भी एक तरह की आपकी एक्सेस इन्वेंट्री के ही अंतर्गत आएगा। अगर आपने कोई अनावश्यक उसमें और चीजों को भी आप बीच में इंक्लूड कर देते हो और ऑपरेशन को भी इंक्लूड कर देते हो, तो भी एक एक्सेस इन्वेंट्री के ही अंतर्गत आएगा वो। इसे हमें एलिमिनेट करना है, इसे हमें हटाना है, ठीक है, जिससे आप अपनी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को आप आगे और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, इंडस्ट्री को और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। अननेसेसरी मूवमेंट, जब आप किसी भी कंपनी में जब आप प्रोडक्शन करते हो तो जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को हमें अननेसेसरी मूवमेंट को नहीं करना है। जैसे मान लीजिए वर्कर जब आप मशीन के ऊपर काम करता है तो उसको टूल को रखने के लिए, उसको टूल को रखने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे मशीन पे काम कर रहे हैं, ड्रिल निकाला, तो ड्रिल के लिए जो भी उसको रखने के लिए स्टैंड है वो दूर में है, तो अब वो उसने काम किया और निकाल करके वो रखने जाएगा वहां पे, तो रखने जाएगा तो अननेसेसरी मूवमेंट हो गया, इसको हमें बचाना है। बजाय हम इसको दूर रखने के अगर हम उस पास में रखें तो बेटर होगा, और वो इन चीजों को वो मतलब एलिमिनेट कर सकता है। डिफेक्ट काम करने के दौरान जो डिफेक्ट आते हैं उसको भी हमें एलिमिनेट करना है, उसको एलिमिनेट करके, ये भी एक प्रकार के वेस्टेज हैं, ठीक है, जिसको हम एलिमिनेट करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अनयूज एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, देखिए हर एम्प्लॉय की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, अगर आप उसकी क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से यूज में नहीं लाएंगे, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसको अगर आप पूरी तरीके से यूज में नहीं लाएंगे तो ये भी एक प्रकार का वेस्टेज है। अगर मान लीजिए कोई सीएनसी ऑपरेटर है, आपने उसको नॉर्मल ट्रेडिशनल मशीन के ऊपर लगा दिया तो उसकी एफिशिएंसी वेस्ट जा रही है, उसकी क्रिएटिविटी वेस्ट जा रही है। आप उसको उसी तरीके की मशीन प्रोवाइड करिए, तभी वो अपना जो भी उसका एक आइडल प्रोडक्शन है वो दे पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 8 प्रकार के वेस्टेज हैं। इन वेस्टेज को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब बाकी जो 5S हैं जिसको हमने अभी पीछे और सिप्सुके, आइए इसको हम वन बाय वन देखते हैं कैसे हम इसको अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए 5S में सबसे पहला है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है कि जो भी हमारी चीजें हैं, अनयूज की चीजें हैं, उसको हम अलग करें। अनयूज की चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं, उसको हम अलग करें, जो जरूरत की चीजें हैं उसको हम रखें। इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी थिंग्स हम यूज कर रहे हैं उनको एक क्रम से रखें, उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, और जो भी आपका वर्क स्टेशन है उसको आप साफ सुथरा रखें, टीसो के तहत क्लीनिंग जिसको हम बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, इसके लिए हम एक रूल बनाते हैं, क्रिएट द रूल, इसमें हम रूल बनाते हैं जिसको हमें इन चीजों को, इन 3S की चीजों को रेगुलरली उसको हमें करते रहना है, ठीक है। और सस्टेन में हम क्या करें कि इसको हम दूसरे लोगों को भी करने की हम प्रेरणा दें और दूसरों लोगों से भी करवाएं। जो भी हम ये 4S ऊपर जो बताए हैं उनको हम दूसरे लोगों से भी कराएं।
अब देखिए हम डिटेल में देखेंगे कि सीरी या सॉर्टिंग में क्या होता है। एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी टूल्स, पार्ट्स, इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमारे अननेसेसरी टूल्स हैं, पार्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम एलिमिनेट करें। जहां पर हम काम करते हैं अपने वर्क स्टेशन पे, जो अननेसेसरी टूल्स हैं, अननेसेसरी डिवाइसेज हैं, क्लैंप्स वगैरह हैं, नट बोल्ट हैं, फास्टनर्स हैं और जिग फिक्चर है या और जो भी चीजें हैं, उसको हम एलिमिनेट करें, उसको हम हटा दें, ताकि हमें काम करने में सुविधा हो। वगैरह जो भी अनयूज की है उसको हटा दें। कीप ओनली एसेंशियल आइटम एंड एलिमिनेट व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हमें हटा देना है। एज पर रिक्वायरमेंट एंड कीपिंग इन देम इजीली। और हम उसको प्रायोरिटी बनाएं कि हमें कैसे उन चीजों को अलग करना है, कैसे हमें उसको अलग करना है, कैसे हमें उन चीजों को छांटना है, जिसके तहत हम उसको हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉर्टिंग में देखिए जो चीजें हैं वो हम दो तरीके हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसका जो बेस होता है, क्या बेस है सॉर्टिंग का, नॉट नीडेड एट ऑल। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें जरूरत ही नहीं होती है, मतलब जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, मतलब नॉट नीडेड, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उसको हमें बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। नीडेड बट नॉट नाउ। जरूरत है लेकिन अभी नहीं है। जैसे मान लीजिए आजकल गर्मी है, ब्लैंकेट हम घर में यूज करते हैं, तो ब्लैंकेट हमें जरूरत है लेकिन अभी नहीं जरूरत है। कब जरूरत होगी? उसको विंटर सीजन में जरूरत होगी। तो हमें क्या करना है कि उसको जहां पर स्थान है वहां पर उसको रख देना है, ठीक है। उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, उसको रखना है। इसी तरीके से हमारे विंटर के कपड़े हैं तो उनको हमें आगे यूज करना है। उसके बाद तीसरा बेस क्या होता है? नीडेड बट नॉट हियर। मतलब जरूरत है लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है, मतलब उनकी जो सही जगह है रखने की वो प्रॉपर नहीं है। उनकी आवश्यकता तो है रखने की लेकिन यहाँ पे नहीं रखना है, उनके लिए अलग स्पेस है, वहां पे रखना है। उसके बाद है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। मतलब जरूरत है लेकिन इतनी मात्रा में जरूरत नहीं है। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए दूध लेके आते हैं सुबह, तो दूध हम डेली के डेली लाते हैं, डेली बेसिस पे हम उसको लेके आते हैं मार्केट से। ऐसा नहीं कि हम एक महीने का दूध हम एक साथ लेकर के आ जाते हैं और उसको हम रख दें तो वो ठीक है। तो जो आपने यहाँ लिखा नॉट नीडेड एट ऑल, नीडेड बट नॉट हियर, नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में जरूरत है उतनी क्वांटिटी में हमें रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सॉर्टिंग के अंतर्गत। जैसे देखिए ये हमारा एक दो फिगर दिखाए हैं हमने इसमें, ये सॉर्टिंग से पहले की स्थिति है। इसके अंतर्गत क्या है कि देखिए बहुत सारी चीजें आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीजें जो कि सब एक साथ रखी हुई हैं, ठीक है। जिनको अगर आपको इसमें से कोई चीजों को, इसमें देखिए आप टेबल के ऊपर देख रहे हैं कि कंप्यूटर रखा हुआ है, डेस्कटॉप रखा हुआ है, बगल में एसी लगा हुआ है, यहीं पे तमाम सारी फाइलें रखी हुई हैं और सारी बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। तो आप इनको एक साथ सबको यूज नहीं करेंगे। आप क्या है, इनको आप सही तरीके, इनको जो भी आप अनावश्यक चीजें हैं उनको आप हटा दीजिए। अनावश्यक चीजों को जब आप हटाएंगे तब कुछ इस तरह का आपको दृश्य नजर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप देखिए जो भी आपका वर्क स्पेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है, हर चीज अपनी सुव्यवस्थित जगह पे रखी हुई है और ये अच्छी तरीके से आप इसको यहाँ पर काम कर पाएंगे। इसको हम और एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए ये कुछ गाड़ी के, ऑटोमोबाइल के कुछ टायर्स हैं, ठीक है। तो टायर्स ये हमारे सब जो यूज होने लायक हैं, जो नहीं यूज होने लायक हैं, सब एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो अनयूज की चीज है, जो हमें इनको यूज नहीं करना है, उसको हम रेड टैगिंग करें और रेड टैगिंग करके उसको हम डिस्पोज ऑफ करें, उसको हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। उनको जब यहाँ से हटा देंगे तब आपका फ्री स्पेस यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, आपका यहाँ पे फ्री स्पेस आपको मिल पाएगा जिसको आप और किसी काम में यूज ला सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर जो आपकी चीजें कभी यूज होने वाली नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड एट ऑल, उनको हम पूरी तरीके से हटाएं। उसमें हम रेड टैगिंग करें, रेड टैग लगा करके उसको हम हटा दें वहां से, उसको हम डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है। उसके अलावा हम इसको और एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक दो फिगर दिखाए गए हैं, एक बिफोर और दूसरा आफ्टर। ये बिफोर में क्या है कि सारी चीजें मिक्स हैं, तो इस मिक्स चीजों में देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड रखा हुआ है, बहुत सारे ये व्हील्स रखे हुए हैं, पहिए रखे हुए हैं और
ये एक टेबल के नीचे है, मतलब जो भी अनावश्यक चीजें हैं, कोई आपका सॉकेट है, जो कोई आपकी और अनावश्यक चीजें हैं, सब आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब कैसे, अब आपको इसमें से कोई यूज की चीज ढूंढनी होगी तो कैसे ढूंढेंगे आप, बहुत समस्या आएगी। तो उसके लिए क्या किया हमने, जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हटा दिया। आपको इंडस्ट्री में क्या यूज होने वाली चीजें हैं, वांटेड पार्ट्स क्या हैं, ये व्हील हैं, इनको हमने रखा। तब आपका कुछ दृश्य इस तरीके से नजर आएगा और फिर आप इसको इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद देखिए शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है, शॉर्टिंग में सीरीज जो हमारा चल रहा है, इसमें यहाँ पर देखिए एक वर्कशॉप का, एक ऑफिस का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें क्या है कि एक टेबल के ऊपर ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, बहुत सारी जो जरूरत की चीजें नहीं है या जो जरूरत की हैं भी सब मिक्स रखी हुई है। तो इनको हमें एलिमिनेट करना है, इनको हमें हटाना है, जो जरूरत की है उन्हें ही हमें रखना है। तो जब जरूरत की हमें रखेंगे तब कुछ इस तरीके का सीन होगा, कुछ इस तरीके से हमें हमारा वर्क स्टेशन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा जो है शुड बी इन इट प्लेस, मतलब सभी चीजों को रखने के लिए सभी चीजों को रखने के लिए एक निश्चित प्लेस होता है, और एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। और सभी उन चीजों को रखने के लिए जो भी प्लेस है उनको हम उसी प्लेस के ऊपर ही रखें। द प्लेस फॉर ईच आइटम शुड बी क्लियरली लेबल्ड, जहां पर जिन चीजों को रखना है उसको अगर हम वहां पे लेबल कर दें, उसको हम एक बाउंड्री लाइन बना दें, तो वो चीजें हमें अच्छी तरीके से हम उसको समझ पाएंगे, या मिसिंग होगी तो हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि यहाँ से कोई चीज मिस है। तो इस तरीके से उन चीजों को हम एक ऑर्डर में एक अच्छी तरीके से सेट करके रखें। तो जब सेट करके रखेंगे तो हम बहुत जल्दी उन सब चीजों की पहचान कर सकते हैं। आगे हम उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। Items should be arranged in a manner that promote efficient workflow with equipments used most often being the most easily accessible। मतलब उनको इस तरीके से रखें ताकि वो easily accessible हो। ठीक है, उनको ढूंढने में किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन ना हो। ठीक है, आसानी से वो चीजें हमें मिल सकें। ठीक है, तो इससे क्या है, इसको हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पर एक शैडो बोर्ड दिखाया है। इस शैडो बोर्ड को हम जनरली वर्कशॉप में रहता है, इंडस्ट्री में रहता है शैडो बोर्ड, इसको आप लोग समझिए जरा। तो देखिए इस शैडो बोर्ड जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस शैडो बोर्ड के ऊपर कई सारी एलन की रखी हुई हैं, कई सारे स्क्रू ड्राइवर रखे हुए हैं, स्पैनर रखे हुए हैं, हेक्सा रखा हुआ है और हैमर रखा हुआ है, प्लायर रखे हुए हैं, कई एक शैडो बोर्ड के अंदर लगा दिया। अगर हम इसमें इसको न रखते, हम इसको एक बॉक्स के अंदर, एक ट्रे के अंदर इस तरीके से हम इसको सभी को एक तरीके से मिक्स करके डाल देते, तो क्या अगर हमें इसमें से एक स्पैनर निकालना है, एक M6 की एलन की निकालनी है, या कोई हमें हैमर निकालना है, तो आसानी से हमें मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हमने क्या सही क्रम किया, क्या सुव्यवस्थित तरीका यूज किया? उसके लिए हमने क्या किया कि एक शैडो बोर्ड और उस शैडो बोर्ड में हर इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर प्लेस पर रखा, और प्रॉपर प्लेस पर रखने के बाद उसको एक दीवार में टांग दिया। अब देखिए जैसे किसी को यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर है, या ये हैमर है, या ये प्लायर है, आप मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसने हैमर को जरूरत पड़ी तो हैमर वो यहाँ से निकाल के ले जाता है, और वो ले जाता है तो वो मान लीजिए उसका राम नाम है, तो वो अपने नाम का एक टोकन यहाँ पे लगा देता है। दूसरा मान लीजिए कोई हरी है या कोई श्याम है, वो आता है, उसे भी हैमर की जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ देखता है यहाँ पर टोकन लगा हुआ है राम के नाम का, तो वो समझ जाता है कि ये जो हैमर यहाँ पे रखा था, पहली चीज तो उसे ये पता रहती कि हैमर का प्लेस यहीं पे है, हैमर यहीं पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं टोकन लगा हुआ है राम के नाम का, तो वो सीधे सीधे राम को फोन कर लेगा और सीधे सीधे राम को कंसल्ट करके वो पता कर लेगा और उससे वो कनेक्ट, उससे वो ले लेगा। इस तरीके से आप इन चीजों को, अपने टूल्स को एक ऑर्डर में रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और शैडो बोर्ड दिखाया गया है। इस शैडो बोर्ड में देखिए हम कई सारे गेजेस रखे हुए हैं, कुछ प्लग गेज रखे हैं, रिंग गेज रखे हुए हैं, कुछ व्हील्स रखे हुए हैं। तो इनके लिए एक प्रॉपर यहाँ पर शैडो बोर्ड में रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पर इसके लिए बाकायदा स्लॉट कटा हुआ है जहां पर रखा जाता है। तो अगर यहाँ से ये हटेंगे, यहाँ से आप प्लग गेज मान लीजिए उठा के आप यूज करने के लिए ले जाओगे, तो वहां पर खाली स्पेस दिखेगा, तो जब आप कोई भी आदमी आएगा तो समझ जाएगा कि यहाँ से ये प्लग गेज कहीं गया हुआ है, कोई ले गया है,
ठीक है, तो वो भी वहां पे टोकन रख के जाएगा और वो समझ जाएगा कि कौन ले गया। इस तरीके से वो उसको सर्च कर सकता है आसानी से। तो सर्चिंग का टाइम बचता है और अच्छी तरीके से वो चीजों को आसानी से वो पा सकता है। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है। ये बहुत सारी फाइलें हैं, इसको एक सेफ के अंदर रखा हुआ है। अब ये बहुत सारी फाइलें सब ऐसे ही मतलब इधर उधर रख दी गई हैं। अगर इनको हम सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं और एक टेप लगा देते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए और ये जो फाइलें हैं इनके ऊपर बाकायदा लेबलिंग कर दी गई। यहाँ से इस नाम लिख दिए गए कि ये जो फाइलें हैं ये इसका क्या नाम है, ये कौन से नाम की फाइल है। ठीक है, तो जब आप और इसके बाद यहाँ से एक टेप लगा दिया आपने, तो जब आप कोई भी फाइल हटाएंगे यहाँ से तो ये टेप अगर आप पहले ही दूर से देख करके आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से कोई फाइल मिस है, ये मिसिंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइल यहाँ से कोई ले गया है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारा बैरल है, इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसको यहाँ से ये कोई ले गया उठा करके, मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अगर ये जो बैरल आपने रखा था, ठीक है, यहाँ इसको हम एक प्रॉपर इसकी एक बाउंड्री बना दें और बाउंड्री बना करके फिर अगर यहाँ से ये चीज मिसिंग होगी तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे बाउंड्री दिखेगी। मतलब आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक बैरल रखा हुआ था या कोई चीज पार्ट रखी हुई थी, तो वो यहाँ से अब नहीं है, मिसिंग है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से कोई ले गया है। और अगर इस बैरल का बाकायदा आप नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लगा दें, बाकायदा यहाँ पे लेबल लगा दें कि यहाँ पर जो पार्ट रखा था वो क्या नाम था उसका, क्या नंबर था, तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो पार्ट रखा था वो कौन सा पार्ट रखा हुआ था और क्या नंबर था उसका, और वो यहाँ से मिसिंग है। तो आप ये भी समझ जाएंगे, तो आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कौन सा पार्ट यहाँ से मिस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेट इन ऑर्डर को हम किसी भी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लीनिंग। ये साइन तो मतलब जो जापानीज हमारा टर्म है सीसो, इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो हमारा वर्क स्टेशन होता है, क्लीन द वर्कशॉप वर्क स्पेस एंड ऑल इक्विपमेंट्स, कीप इट क्लीन टाइडी एंड ऑर्गेनाइज। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जो भी हमारे टूल्स हैं, उनको हम अच्छी तरीके से क्लीन करके रखें, इक्विपमेंट्स को हम क्लीन करके रखें, उनको साफ सुथरा रखें और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सुव्यवस्थित तरीके से उसको हम रखें। ठीक है, जिससे मान लीजिए एक शिफ्ट खत्म होती, दूसरा शिफ्ट का बंदा आता है तो वो उसको फिर वो उसी क्रम में यूज करे। एट द एंड ऑफ द ईच शिफ्ट क्लीन द वर्क and sure everything is restored to its place. मतलब उस नहीं है
हाँ ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो भाग कर, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद क्लीनिंग में देखिए ये सब चीजें होती हैं क्लीनिंग में, साफ करने के लिए इस तरीके से हम अपने वर्क स्टेशन को साफ करते हैं, साफ रखते हैं, और जो भी हम जहाँ पे मशीनें होती हैं उनको साफ करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि इस तरीके से जब हम ये 3S को यूज करते हैं, तो 3S को यूज करने के बाद सिकेत्सु के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये जो 3S हैं इनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। इसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसके लिए हम एक रूल्स बनाते हैं, ठीक है। और तो इस क्या होगा कि वर्क स्टेशन लेआउट, वर्क स्टेशन का एक प्रॉपर लेआउट होगा, वर्क एरिया लेआउट होगा, वर्क इन प्रोसेस, मतलब जहां पर वर्क प्रोसेस हो रहा है वहां पर हम ये टैग लगाते हैं, वर्क इन प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ वर्क, साइकिल टाइम। तो मतलब ये जो साइकिल टाइम वर्क होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्क होता है, जिसके हम मैनुअल भी कहते हैं, और जो भी हमारा WIP होता है या वर्क इन प्रोसेस, तो इन सब चीजों को एक मैनुअल के फॉर्म में, एक रूल्स के फॉर्म में, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बुक के फॉर्म में हम इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, इसी मैनुअल के अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेटर होते हैं, जो भी इंडस्ट्री में वर्कर होते हैं, वो काम करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम इस स्टैंडर्डाइज को आगे फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज में मटेरियल्स एंड टूल यूज, मटेरियल्स और टूल्स के लिए जो भी हम रूल्स बनाते हैं उसको हमें रखना है। देखिए अगला क्या है इसमें, देखते हैं हम इसको फिगर से देख सकते हैं कि जैसे ये चीजें कुछ रखी हुई है, ये कुछ टेबल्स रखी हुई है, तो ये टेबल्स को हम जहां पर रखना है, एक निश्चित एरिया है इसका, तो उसी निश्चित जगह पर ही इसको रखना है, तो वहां पर ये रखी हुई है प्रॉपर। ये कुछ हमारे लुब्रिकेंट के कुछ टैंक हैं, ये कंटेनर हैं, तो कंटेनर देखिए एक प्रॉपर प्लेस पे रखे हुए, इनके लिए बाकायदा यहाँ पे बाउंड्री बना गई, यहाँ पर इनको रखना है। एक लेआउट बन गया स्टोर का कि यहाँ पर इन चीजों को रखना है, यहाँ पर हम इन चीजों को, जो भी ये चीजें हैं उनको हम रखें, और हमारे टूल इक्विपमेंट्स हैं उनको हम एक प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं। इसके बाद देखिए जैसे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में कुछ बहुत सारे पाइप वगैरह भी यूज होते हैं, तो उस पाइप वगैरह में बहुत सारे पाइप हैं, जैसे कोई वाटर का पाइप है, कोई एयर के लिए पाइप है, कोई स्टीम के लिए पाइप है, कोई एसिड का पाइप है, कोई ऑक्सीजन गैस के लिए पाइप है, कोई फ्लेमेबल ऑयल्स के लिए पाइप है। तो वो जो पाइपलाइनें होती हैं उनको हम बाकायदा कलर कोडिंग कर देते हैं, और उन कलर कोडिंग करके हम उन पाइपों को अच्छी तरीके से हम उनको कर सकते हैं। जैसे मान ली कोई एक पाइप है, कोई ग्रीन, उसको हमने ग्रीन से पेंट कर दिया, मतलब ये पानी की पाइप है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगी, ये कि स्टैंडर्ड हो जाएगा कि जो पानी की पाइपलाइन किसी इंडस्ट्री में है वो सारी ग्रीन से कलर कोटेड है, ग्रीन कलर उस पर पेंट किया गया है। तो जहां पर भी कई सारी पाइपें हैं जो ग्रीन से होगी, वो आदमी समझ जाएगा, कोई भी मेंटेनेंस उस पर होता है, कोई उस पाइपलाइन पे कभी भी आगे, तो जो भी मेंटेनेंस करने वाला बंदा है वो समझ जाएगा कि ये ग्रीन जो पाइपलाइन है ये पानी की पाइपलाइन है। लाइट ब्लू कलर से करते हैं यानी एयर की पाइपलाइन है, सिल्वर ग्रे से करते हैं तो ये स्टीम की पाइपलाइन है, वो एसिड के लिए देते हैं, व्हाइट कलर जो देते हैं ऑक्सीजन के लिए देते हैं, ब्राउन कलर हम फ्लेमेबल ऑयल्स के लिए देते हैं। तो इस तरीके से जो भी बहुत सारी हमारी पाइपलाइंस हैं उनको हम एक कलर के द्वारा, कलर कोड के द्वारा कलर करके उसके ऊपर, और उनको हम अच्छी तरीके इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि उसको कोई भी देखने वाला समझ जाता है पाइपलाइन किस तरीके से है। तो अपनी इंडस्ट्री में हम इस तरीके से इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसके बाद जो हमारा 5वां एस है वो है सस्टेन। सस्टेन मतलब है कि इसको हमें मेंटेन करके रखना है, इसको हमें बना के रखना है। इसके लिए क्या करते हैं कि प्रॉपर हम उसको, जो भी हमारे स्टैंडर्ड 4S जो पीछे आपने देखे, उन सभी स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करके रखना है, तभी हमारी एफिशिएंसी इंडस्ट्री की बढ़ पाएगी। उसके लिए क्या करते हैं ना, प्रॉपर कोई आदमी रखते हैं, प्रॉपर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई सुपरवाइजर रखते हैं, जो कि उन सब चीजों को सुपरवाइज करता है, उन सब चीजों को ऑडिट करता है, मॉनिटरिंग करता है, बीच बीच में चेक करता रहता है कि वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और जो भी उसमें किसी भी प्रोसेस में, किसी भी तरीके में अगर कुछ नया कर सकने की गुंजाइश होती है,
उसको हम नया कर सकते हैं और नया करके हम उस चीजों को और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर हमें जो भी इंडस्ट्री है उसको हर सेक्शन को एक जोन के रूप में अलग अलग जोन में हम बांट देते हैं और उस जोन के अलग अलग आदमी को हम एक आदमी नियुक्त कर देते हैं, एक सुपरवाइजर नियुक्त कर देते हैं जो कि उन सब चीजों की मॉनिटरिंग करता है, उनको देखता है कि सब प्रॉपर तरीके से वे चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो जब वो प्रॉपर तरीके से चीजें इंप्लीमेंट होंगी, 4S पूरे तरीके से या 5 इंप्लीमेंट होंगे तो हम समझ पाए, तो हम मतलब उस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसका एक हमने एक इसको चार्ट फ्लो के रूप में दिखाया है। जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट में क्या है कि जो यूज की चीजें हैं उसको आपने रखा, जो अनयूज की चीजें हैं उसको आपने ट्रेस में डाल दिया। अब उसको हम जो यूज की चीजें नहीं उसको आपने कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें यूज की नहीं उसको आपने अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ऑर्डर में से उसको एक ऑर्डर के तहत रखा, उसके बाद साइन किया स्टैंडर्ड और सस्टेन। ये एक आप फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पूरा जो हमारा 5S का जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, इसका जो पूरा एक एम होता है, पर्पज होता है, इसका मतलब है, इसका क्या पर्पज है, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। पूरी प्रोसेस को हमें कंटिन्यूअस कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसमें बीच उसमें धीरे धीरे सुधार लाना है और इम्प्रूवमेंट करके इंडस्ट्री के एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसके क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज रिड्यूस होते हैं, एम्प्लॉय का जो कट डाउन टाइम होता है वो कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। कट डाउन टाइम जैसे कोई टूल्स को लाने ले जाने में, उसको जॉब को होल्ड करने में, इन सब का टाइम जो है वो बच जाता है। इम्प्रूव स्पीड इम्प्रूव होती है और वर्क की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। उससे और जो चीजें हैं जो आपके प्रोसेस है वो सेफ्टी से आप उसको यूज करते हैं। क्रिएट अ विजुअल अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, और इसके लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट आपको दिखाई पड़ता है, साफ सुथरा आपको वर्क स्पेस दिखाई पड़ता है। well recognized methodology used by a Japanese for improving the work environment। किसी भी इंडस्ट्री के वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड मेथड है, वेल रिकॉग्नाइज्ड मेथोडोलॉजी है, सिस्टम है 5S, जिसके तहत हम उस इंडस्ट्री के इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को। इट वाज फाउंड टू बी अ की टू क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी की एक मतलब किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन की एक की है। इसके तहत हम उस प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ा सकते हैं। द 5S प्रैक्टिस हेल्प एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू लिव अ बेटर लाइफ। और इस 5S की जो हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंट करते रहते हैं, तो जो इंडस्ट्री है उसमें तो ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो बढ़ती है और वहाँ के जो लोग हैं, ऑपरेटर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनका भी जो मोरल है वो हाई होता है, बढ़ता है। तो इस तरीके से आज हमने 5S के बारे में देखा। हालांकि बीच बीच में बहुत सारे इंटरप्शन आए, नेटवर्क की प्रॉब्लम आई, इसके लिए मैं आपसे बहुत हृदय से आपसे माफी मांगता हूँ। कुछ थोड़ा दिक्कतें हो गई, तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप माफ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था आज का, इसको हम पूरा वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट में तो बहुत सब इंटरप्शन की वजह से